हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है। फाइनल अकाउंट शेड्यूल 3 सीए इंटरमीडिएट की ये रिवीजन वीडियो है। इसके बाद आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और उसके बाद अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू कर देना। तो फाइनल अकाउंट शेड्यूल 3 में मैंने आपको बताया था कि शेड्यूल 3 में 3 डिवीजन है, डिवीजन 1, 2 और 3। 1 आपके ऊपर एप्लीकेबल है क्योंकि वो एएस लगने वाली कंपनीज के ऊपर लगती है, जिन कंपनीज पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है। फिर उसके बाद हमने समझा था फॉर्मेट है बैलेंस शीट का और सिमिलरली फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। जो फॉर्मेट शुरू होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और फॉलोड बाय दैट करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ध्यान रखने वाली बातें क्या थी कि प्रोविजन फॉर टैक्स किस में आता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आता है। फिर उसके बाद एसेट में पीपीई, इंटेंजिबल कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। याद है हमने एएस 26 के अंदर ये समझा था इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट क्या होती है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में डेफर टैक्स, ये नेट बेसिस पे दिखता है। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस के अंदर हमेशा कैपिटल एडवांस जो होगा वो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस में आएगा। करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी का आपको ब्रेकअप देना होता है, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, स्टॉक एंड ट्रेड, फिनिश गुड्स और लूज टूल्स का, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एडवांस टैक्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं आपका कहाँ आएंगे, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। और जो भी अक्रूड इंटरेस्ट होगा आपका किसी भी तरीके का, वो कहाँ आएगा, अदर करंट एसेट का पार्ट बनेगा। फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का देखा था फॉर्मेट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, एक्सपेंस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज, चेंज इन इन्वेंटरी जिसको आप डिनोट करते हो ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक से, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और पीबीटी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल आइटम, फिर पीबीटी, फिर टैक्स में करंट टैक्स और डेफर टैक्स दोनों आ जाएंगे। और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, पैट आ जाएगा। और उसके बाद ये डिसकंटिन्यू ऑपरेशन की चर्चाएं हमने फॉर्मेट के अंदर ही करी थी। तो ये तो चलो छोटा सा एक फॉर्मेट हो गया। उसके बाद मेन चीजें थी वो थी नोट्स टू अकाउंट। तो जब आप शेयर कैपिटल का नोट बनाओगे तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अगर ऑथराइज शेयर कैपिटल गिवन है तो लिख कर आना ऑथराइज शेयर कैपिटल, इसके मार्क्स होंगे, ये डिस्क्लोजर के लिए गिवन है। कॉल्स इन एरियल जो है यहां से माइनस कर दोगे। ऑलवेज गिव डिस्क्लोजर ऑफ शेयर इशू फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन, जो भी नॉन कैश कंसिडरेशन में शेयर इशू हुए हैं उनका डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा। बोनस जो पिछले 5 सालों का है उसका आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। इसमें आपको सोर्स नहीं बताना होता, बोनस का बस डिस्क्लोजर देना होता है। रिजर्व एंड सरप्लस में जितने भी तरीके के रिजर्व हैं वो सब यहाँ आ जाएंगे। अगर कोई रिजर्व नेगेटिव है यानी कि लॉसेस हैं तो वो यहाँ पे ब्रैकेट में दिखेगा, एसेट में नहीं दिखेगा। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2 कैटेगरी में बढ़ता है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड बॉन्ड, डिवेंचर, टर्म लोन। जितने भी बैंक से रिलेटेड लोन्स हैं वो सब आपको अलग से दिखाने हैं, रिलेटेड पार्टी को आपको अलग से दिखाना है। और करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट यानी कि लॉन्ग टर्म लोन की जो करंट मेच्योरिटी है, जो विद इन 12 मंथ प्रिंसिपल पेमेंट आप कर दोगे बैलेंस शीट डेट से 31 मार्च से 12 महीने में जो प्रिंसिपल रीपेमेंट्स आप कर दोगे उसको क्या बोलते हैं, करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। उसको आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग में नहीं दिखाते, उसको कहां दिखाते हो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में दिखाते हो, करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट के अंदर। तो यहां पे ये लिखा है करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट विल नॉट बी शोन हियर। फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आ जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, डिपॉजिट, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड में इसको भी क्लासिफाई करना है। अक्रूड इंटरेस्ट जो आपको पेबल होगा वो सब यहाँ पे आ जाएगा, एडवांस इनकम, अनपेड डिविडेंड। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आपको ग्रॉस और एक्ट डेप्ट दोनों का डिस्क्लोजर देना होता है। तो इस तरीके से कुछ आप नोट बनाओगे जिसके अंदर ग्रॉस होगा, ग्रॉस की एडजस्टमेंट, सेल परचेस वगैरह, और एक्ट डेप्ट उसकी एडजस्टमेंट, सेल परचेस वगैरह, और चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। एडजस्टमेंट में के अंदर एक वो चीज आ जाएगी, वो आ जाएगी चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, जो भी डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे, और क्या आ जाएगा, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। ट्रेड रिसीवेबल का जब आप नोट बनाओगे तो आपको ब्रेकअप देना पड़ेगा 6 मंथ और मोर और अदर का। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आपको डिपॉजिट्स को अलग से दिखाना पड़ेगा और बैंक्स में शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक्स को अलग से दिखाना पड़ेगा। ये तो थी कॉन्सेप्ट की बातें जो मैंने आपको रिवाइज कराई कि हमने क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या समझा था। मोर और लेस जो है क्वेश्चंस इसी के ऊपर पूछे जाते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर इन्हीं सब चीजों को समझने के लिए। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये ओमेगा लिमिटेड का आपकी बुक का सवाल है, इवन स्टडी मटेरियल का ही सवाल है। ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा है, सीधा आ जाओ अपनी एडजस्टमेंट पे। हमने क्वेश्चंस कैसे करे थे सर, हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन को समझा था कि फिर उसके बाद मार्क करा था कि जोन जोन से इंफॉर्मेशन इनकी गिवन है उनको लिखते चले जाओ। जैसे ऑथराइज शेयर कैपिटल, तो आपको इसकी एक डिस्क्लोजर की इंफॉर्मेशन गिवन है।
कंपनी ऑन एडवाइस ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यूअर रीवैल्यू लैंड, तो लैंड की आपको एक एडजस्टमेंट गिवन है। फिर कंपनी डिक्लेयर करती है फाइनल डिविडेंड ऑन 2 अप्रैल, तो मैंने आपको बोला था कि जो भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा, प्रपोज होगा, प्रपोज डिविडेंड की कोई भी एंट्री नहीं होती, प्रपोज डिविडेंड की कोई भी एंट्री नहीं होती, डिक्लेयर डिविडेंड की एंट्री होती है। ये कब होती है? जिस दिन डिक्लेयर होता है। तो एंट्री कब होगी? 2 अप्रैल 2002 को। और आप कब बना रहे हो बैलेंस शीट? 31 मार्च को। तो यानी कि आपकी बैलेंस शीट में इस डिविडेंड का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा, बट आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि हमने डिविडेंड जो है 10% जो है डिक्लेयर कर दिया है। फिर सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट करता है कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ सम मशीनरी, तो यानी कि इसकी भी आपको एडजस्टमेंट गिवन है। फिर डेप्रिसिएशन आपको प्रोवाइड करना है प्लांट एंड मशीनरी पे, तो इसकी तो आपको 2 एडजस्टमेंट्स गिवन है। बस जी, हमने सारी एडजस्टमेंट जो थी यहाँ पे लिख दी। उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है? उसके बाद हम बनाना शुरू करते हैं अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आइटम्स को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी आइटम कहाँ जाएगी। मैंने आपको बोला था कि जो भी एडजस्टमेंट वाली आइटम है उसको कैलकुलेटर पे तुरंत एडजस्ट करो और अपनी वैल्यू लिख दो। अगर एडजस्टमेंट ज्यादा है तो अमाउंट को ब्लैंक छोड़ दो और नीचे नोट बना के एडजस्टमेंट करके फिर वो अमाउंट लिख देना। जैसे फॉर एग्जांपल लैंड दे रखा है आपको, प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है, तो यानी कि पीपी का नोट आपका बनेगा ही बनेगा, ट्रेड रिसीवेबल का बनेगा ही बनेगा, इन्वेंट्री आपको गिवन है। तो परचेजेस जो है ये कौन सी परचेजेस होगी? एडजस्टेड परचेजेस, क्योंकि ये 31 मार्च की इन्वेंट्री आपको गिवन है। तो बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, इंटरिम डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड कहां से माइनस होता है? रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस होता है। इक्विटी कैपिटल का आपको नोट बनाना है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर डिवेंचर्स आ जाएंगे, ये सब रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये ट्रेड पेबल, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? पीपीई, और ये सस्पेंस अकाउंट जिसकी एडजस्टमेंट आपको गिवन है। तो शुरू कर देंगे उसके बाद अपना क्वेश्चन, जिसके अंदर शेयर कैपिटल डिस्क्लोजर गिवन है, एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो एज इट इज आ जाएगी। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या क्या आ रहा है साहब? 130, 72, 40, ये तीनों चीजें आप ऐड कर दोगे, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन है, तो आप अमाउंट को क्या कर दोगे? ब्लैंक छोड़ दोगे। इस अमाउंट को ना ब्लैंक छोड़ दोगे। टेपिंग कर देते हैं, लो इस पे टेप लगा देते हैं। तो हमने क्या करा? इसको ब्लैंक छोड़ दिया और यहाँ पे बस टोटल लिख दिया 130, 72 और 40। फिर जैसे जैसे एडजस्टमेंट होती रहेगी वैसे वैसे अमाउंट को लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने डिबेंचर्स देखे थे तो हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग बनानी पड़ेगी, तो डिबेंचर उठा के मैंने लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डाल दिया और कोई भी एडजस्टमेंट मेरी गिवन नहीं है। 200 की थी वो मैंने यहाँ पे डाल दी। करंट लाइबिलिटी के अंदर ट्रेड पेबल थे तो उसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो वो मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। एसेट के अंदर पीपी की एडजस्टमेंट थी तो इसको भी मैंने क्या कर दिया? टेपिंग कर दी। कहाँ गया टेप मेरा? टेपिंग टेपिंग ये, तो लो इसका भी मैंने अमाउंट ब्लैंक छोड़ दिया। खाली हेडिंग हेडिंग लिखनी है और अमाउंट को क्या छोड़ देना है? ब्लैंक छोड़ देना है। फिर उसके बाद इन्वेंट्री पे आ जाते हैं। करंट एसेट इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की कोई एडजस्टमेंट आपको गिवन थी? नहीं जी, कोई भी एडजस्टमेंट आपको गिवन नहीं थी, तो इन्वेंट्री मैंने एज इट इज यहाँ पर लिख दी। ट्रेड रिसीवेबल कोई एडजस्टमेंट गिवन दी थी, मैंने एज इट इज यहाँ पर लिख दी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कोई एडजस्टमेंट गिवन दी थी, मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दी। तो दोनों इनको, पीपी को भी मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, रिजर्व एंड सरप्लस को भी मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। बाकी के जो भी नंबर्स थे वो मैंने यहाँ पे लिखता चला गया ऐड करके। अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग मान लो ज्यादा होते, डिवेंचर के साथ साथ टर्म लोन वगैरह भी होते, तो मैं दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख देता और नीचे फिर बाद में नोट बना देता, लेकिन मैं नंबर लिख देता क्योंकि कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं थी। फिर उसके बाद में आया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जो सेल्स का अमाउंट था मैंने वो लिख दिया। अदर इनकम मैंने लिख के ब्लैंक छोड़ दी क्योंकि एडजस्टमेंट गिवन थी और मुझे पता था उससे, उस एडजस्टमेंट से क्या आने वाला है? मेरा गेन और लॉस आने वाला है, तो मैंने इसको भी क्या कर दिया? टेपिंग कर दिया। फिर परचेजेस, परचेजेस मैंने आपको बोला था एडजस्टेड परचेजेस गिवन है तो आपको चेंज इन स्टॉक निकालना पड़ेगा। अब उसने आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं दिया तो आप उसको 0 मान लो, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये एडजस्टमेंट आ गई चेंज इन स्टॉक की, और फिर इसी को यहाँ पे ऐड कर दिया तो आपका एडजस्टेड परचेजेस से नॉर्मल परचेजेस बन गई विच इज 406। डेप्रिसिएशन को टेपिंग करना पड़ेगा क्योंकि पीपी की एडजस्टमेंट आपको गिवन है, तो हमने इसको भी ब्लैंक छोड़ दिया। अदर एक्सपेंसेस के अंदर जो बैलेंस एक्सपेंसेस जितने भी आ रहे हैं उन सबको जोड़ दिया विच कम्स टू 120। यहाँ पे लिखा भी होगा हमने अदर एक्सपेंसेस का ब्रेकअप, विच कम्स टू 120। चलो नहीं बनाया का कोई दिक्कत नहीं है। फिर पीबीटी अलग आ गया और आपका ये अभी निकालना बाकी है क्योंकि आपको डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट निकालनी पड़ेगी। तो हमने कहा डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट क्या क्या है? एक है लैंड और एक है प्लांट। तो ओपनिंग आपको दे रखा है लैंड का 220। उसने आपको एडजस्टमेंट में क्या बोला था? उसने आपको एडजस्टमेंट में बोला था साहब कि हमने 3,60,000 का कर दिया, 2,20,000 से क्या कर दिया? 3,60,000 का कर दिया है। तो मैंने कहा
लैंड हो गया 3,60,000 का। एक्डैप 0 है तो ये 0 आ गया और ये 3,60,000 ही आ गए। 1,40,000 का क्या आ गया, रीवैल्यूएशन रिजर्व, तो मैंने दूसरा इंपैक्ट डाला रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, रीवैल्यूएशन रिजर्व, और साथ के साथ ही रिजर्व एंड सरप्लस का भी नोट बनाया था। कहां गया, ये रहा, रीवैल्यूएशन रिजर्व 1,40,000, 130 और 40। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको 72 गिवन है। जो इंटरव्यू डिविडेंड पेड था वो मैंने यहां से माइनस कर दिया। उसके बाद हमने कहा अगली एडजस्टमेंट गिवन थी आपको प्लांट एंड मशीनरी की, तो मैंने कहा ओपनिंग आपको गिवन था 770 का। उसने सस्पेंस अकाउंट की आपको डिटेल दी थी। क्या डिटेल दी थी सस्पेंस की, कि 4,000 जो ये सस्पेंस अकाउंट में आ रहे हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ सम मशीनरी ऑन 1 अप्रैल। कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी थी 10,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था 8,000, तो यानी कि बुक वैल्यू कितनी की थी मशीन की 2,000। तो 2,000 की चीज आपने 4,000 में बेच दी, तो आपको गेन कितने का हो गया, गेन हो गया आपको 2,000 का, जो कि चला जाएगा अदर इनकम के अंदर। तो हमने अदर इनकम में वो 2,000 रुपए का गेन जो है वो डाल दिया। अदर इनकम के अंदर मैंने वो 2,000 रुपए का गेन डाल दिया, और 10,000 रुपए की कॉस्ट माइनस कर दी मशीनरी में से, और 8,000 रुपए का एक्डैप माइनस कर दिया। तो मैंने कहा मशीनरी में से 10,000 की कॉस्ट चली गई, 760 बच गया, और 8,000 का डेप उड़ गया। फिर उसके बाद 10% चार्ज करना था, और ये सब घटनाएं कब घटित हुई थी, ये सब घटनाएं घटित हुई थी 1 अप्रैल को ही घटित हुई थी। तो मैंने कहा अगर ये ओपनिंग में घटित हो गई थी तो इसका मतलब ये 10 लाख की मशीन पहले ही बिक गई थी, तो डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा 760 पे। तो मैंने 760 पे डेप्रिसिएशन लगाया 10%, विच कम्स आउट टू बी 76, और मेरा एक्डैप आ गया 240 और पीपी आ गया 520 प्लस दिस अमाउंट 360। तो मैंने फिर पीपी के आगे भी अमाउंट लिख दिया ये 880, और डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग ईयर जिस पे मैंने टेपिंग कर रखी थी उसके अभी आगे मैंने अमाउंट लिख दिया 76। फिर उसके बाद तो प्रॉफिट निकाला, और ये प्रॉफिट यहाँ पे जोड़ा 166, ये लिखा, टोटल लिखा 530, और रिजर्व एंड सरप्लस की टेपिंग हटा के हमने यहाँ पे भी लिखा 530, और बैलेंस शीट हो गई मैच। तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो आपको क्या करना है, आपको ट्रायल रीड करना है, और नीचे की एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट को 2 पार्ट में क्लासिफाई कर देना है, एक है डिस्क्लोजर बेस्ड और एक है एडजस्टमेंट बेस्ड। जो सी भी एडजस्टमेंट बेस्ड है उसके आगे ए लिख दो, जो सी भी डिस्क्लोजर बेस्ड है उसके आगे डी लिख दो। एडजस्टमेंट वालों को आपको पता है कि आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अमाउंट एज इट इज छोड़ दो। डिस्क्लोजर वालों को आपको पता है नोट बना के बस उसका डिस्क्लोजर देना है, उस पर आपके नंबर का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो उसको आप यहां पर लिखते चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसकी भी एडजस्टमेंट गिवन है उसको ब्लैंक छोड़ दो, ब्लैंक छोड़ दो, ब्लैंक छोड़ दो, जिसकी भी एडजस्टमेंट आपको गिवन है। फिर बाद में नीचे जब नोट बनाओ तो यहां पर उसकी एडजस्टमेंट कर दो, और जो भी अमाउंट जैसे जैसे आता रहे वैसे वैसे उसको ऊपर लिखते चले जाओ, और अपना बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते चले जाओ। दिस इज द प्रोसेस जिससे हमने क्वेश्चन सॉल्व करे थे, उसी की अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। एक इंटरनेशनल होटल लिमिटेड कंपनी है, ऑथराइज शेयर कैपिटल अगर आपको दे रखी है 15 लाख रुपए की, तो इसका मतलब ये डिस्क्लोजर है। किस चीज का डिस्क्लोजर है, जब आप कैपिटल का नोट बनाओगे तो आपको वहां पे ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखनी होगी। फिर आपका एक्चुअल ट्रायल बैलेंस कहां से शुरू हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है। ऑथराइज शेयर कैपिटल से आपका ट्रायल बैलेंस शुरू भी नहीं हो रहा, यहां से आपका शुरू हो रहा है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में शेयर सब्सक्राइब कैपिटल आपको दे रखी है दिस और दिस, और फिर उसके बाद परचेजेस दे रखी है, वेजेस एंड सैलरी, रेंट्स, रेट्स एंड टैक्सेस, लॉन्ड्री, सेल्स, कोल एंड फायरवुड, कैरेज एंड कोयलेज, सन्ड्री एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग, रिपेयर, रेंट ऑफ रूम, बिलार्ड, मिसलेनियस रिसिप्ट, डिस्काउंट रिसिप्ट, ट्रांसफर फीस, फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेंट्री, कैश इन हैंड, बैंकर्स के पास पैसा, प्रीलिमिनरी एंड फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ओपनिंग दे रखा होगा, क्यों ओपनिंग दे रखा होगा, क्योंकि आपको देखो खर्चे अभी भी दे रखे हैं, रिपेयर, एडवर्टीजमेंट, कैरेज, सेल्स, ये सब आपको दे रखी है। तो इसका मतलब करंट ईयर पीएनएल नहीं बना है, तो वो आपको बनाना होगा। तो ये पीएनएल कौन सा है, ये ओपनिंग है, टीपीटीआर इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे ट्रायल खत्म हो जाता है आपका। उसके बाद दे रखा है वेजेस, आउटस्टैंडिंग, इन्वेंट्री, क्लोजिंग और फूड स्टॉक की आपको इन्वेंटरी दे रखी है, यानी कि जो ये परचेजेस आ रही हैं ये एडजस्टेड परचेजेस नहीं है, ये एडजस्टेड परचेजेस नहीं है। उसके बाद जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं उसका आप क्या निकालते हो, कंजम्पशन। जिसका आप कंजम्पशन निकालते हो उसकी आप चेंज इन इन्वेंटरी नहीं लिखते, क्योंकि वो कंजम्पशन में ही काउंट हो जाती है। तो जिसका आप परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड लिखोगे उसी की चेंज इन इन्वेंटरी आपको लिखनी होगी।
रेस्ट बैलेंस का जो जिसका आप कंजम्पशन निकाल रहे हो, आपको उसकी चेंज इन इन्वेंट्री नहीं लिखनी होगी। तो एक तो आपको परचेजेस की एडजस्टमेंट गिवन है, इसका मतलब सॉरी इन्वेंट्री की आपको एडजस्टमेंट गिवन है, तो यहां पर आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री आ रही होगी, ये रही ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास आ रही होगी। उसके बाद वो कहता है कि डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है 5% पर एनम फर्नीचर पे और 2% पर एनम लैंड एंड बिल्डिंग पे कर देंगे जी। तो फर्नीचर कहाँ है हमारा, ये रहा। एक तो इसकी एडजस्टमेंट गिवन है और लैंड एंड बिल्डिंग की भी एडजस्टमेंट आपको गिवन है। इक्विटी कैपिटल 1 अप्रैल को कितनी की थी, 7,20,000 की थी, जो कि थे 6,000 शेयर फुली पेड और 2,000 शेयर 60 पेड। डायरेक्टर ने कॉल मंगाई 40 रुपए पर शेयर की 1 अक्टूबर को। एक शेयर होल्डर था जो पे नहीं कर पाया कॉल 100 शेयर पे, और उसके शेयर को हमने फोरफिट कर दिया और री इश्यू कर दिया 90 रुपए के हिसाब से एज फुली पेड अप। अगर मैं देखूं तो मोटा मोटा आपने सारे के सारे शेयर फुली पेड कर दिए, चाहे 90 पे करो या 100 पे करो, तो आपके पास टोटल शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी, 6,000 इंटू 100 और 2,000 इंटू 100। तो इसका मतलब 8,000 इंटू 100 आपके पास कैपिटल होनी चाहिए थी, विच कम्स आउट टू बी 8 लाख रुपीज की कैपिटल आपके पास होनी चाहिए थी। कैपिटल आ कितनी रही है, कैपिटल आ रही है इक्विटी कैपिटल 8,05,000 आ रही है, 5,000 एक्स्ट्रा आ रहे हैं। ये कौन से हैं, ये है गेन ऑन फॉरफिटेड, ये कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर होता है। मैंने आपको इनकी जर्नल एंट्री भी करके दिखाई थी, जो कि ये रही। फिर उसके बाद वो कहता है डायरेक्टर ने डिविडेंड डिक्लेयर करा है 8%, जिसका आपको कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करना और इग्नोर कर देना है टैक्सेशन को। हमने तो पहले ही इग्नोर कर रखा है, बस आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, उसी तरीके से करेंगे। आओ जी, इक्विटी शेयर कैपिटल, इसकी एडजस्टमेंट है आपको 8 और 5 13 लाख रुपए की कैपिटल लिखनी है। 5,000 कहां डाल देने हैं, कैपिटल रिजर्व के अंदर 5,000 रुपए डाल देने हैं। अमाउंट नहीं लिखना, अमाउंट पे क्या करो, टेप लगा दो। टेप का मतलब क्या है, हमने ब्लैंक छोड़ दिया, हमने हेडिंग डाल दी रिजर्व एंड सरप्लस, लेकिन हमने अमाउंट को ब्लैंक छोड़ दिया और 5,000 रुपए हमें पता है रिजर्व एंड सरप्लस में लिख देनी है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े, हमने कहा और क्या क्या गिवन है, परचेजेस पी&एल की आइटम है, बैलेंस शीट की आइटम कौन कौन सी गिवन है वो देख लेते हैं। डिवेंचर्स गिवन थे लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर, तो 2 लाख रुपए के मैंने डिवेंचर्स यहां पर लिख दिए। ट्रेड पेबल गिवन थे, ट्रेड पेबल 42,000 रुपए के गिवन थे, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, मैंने एज इट इज 42,000 यहां पे लिख दिए। उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी आपके पास गिवन थी, तो वेजेस एंड सैलरी कहां लिखा हुआ है, वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी भाई कहां लिखा है, ये इसकी भी एडजस्टमेंट आपको गिवन है। तो मैंने अदर करंट लायबिलिटी की हेडिंग डाली और यहाँ पे क्या लगा दी, टेप। टेप का मतलब क्या है कि मैंने अमाउंट नहीं लिखा, मुझे पता है कि कोई एडजस्टमेंट यहाँ पर आएगी। मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, अपना ट्रायल उतार रहा हूँ बस, और कुछ भी नहीं कर रहा। फिर मैं आया, आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एसेट की तरफ। बताओ जी, एसेट से रिलेटेड कौन कौन सी आइटम्स हैं, ये सब खर्चे हैं, इनकम है, खर्चे 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 खर्चे। बिल्डिंग और फर्नीचर जिस पे मुझे एडजस्टमेंट गिवन है, तो एज यूजुअल मैंने पीपीई की हेडिंग डाली और मैंने क्या लिख दिया, अमाउंट को छोड़ दिया ब्लैंक। आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ गिवन है क्या, गुडविल, गुडविल गिवन है, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी 5 लाख रुपए की, तो मैंने इनटैंजिबल एसेट यहां पे लिख दी 5 लाख रुपए की। फिर उसके बाद और भी कुछ गिवन है क्या, इन्वेस्टमेंट्स गिवन है 272,300 की, तो मैंने इन्वेस्टमेंट लिख दी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2,72,300 की। फिर उसके बाद और भी कुछ गिवन है क्या, करंट एसेट्स में टीआर गिवन है 19,260, तो मैंने कोई एडजस्टमेंट गिवन दी थी, मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर आपको इन्वेंट्री गिवन थी 22,500 और 16,400, तो वो मैंने क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिख दिया 22,500, 16,400, 38,900। और कैश एंड बैंक का आपको बैलेंस गिवन था, तो मैंने वो भी लिख दिया। कहाँ गया, कह रहा कैश एंड बैंक मेरा, ये रहा, कैश इन हैंड 2200 और कैश विद बैंकर 76,380, तो वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब जो टेप वाले अमाउंट है बस वो मेरे ब्लैंक छूटे हुए हैं, बाकी जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है उसमें कोई एडजस्टमेंट ही गिवन नहीं थी, वो मैं चुपचाप यहाँ पर लिखता चला गया। फिर मैंने बनाया पी&एल, पी&एल के अंदर उसने मुझे सेल्स गिवन दे रखी थी, ये रही 68,400, 57,600 और होटल है तो ये भी सेल्स ही है 48,000 और मिसलेनियस सिर्फ अदर इनकम में बिलाट
कि अदर इनकम में डिस्काउंट रिसीव 3300, ट्रांसफर फीस, ये सब अदर इनकम में चला जाएगा। तो मैंने सेल्स को यहाँ पे लिखना शुरू करा 68,400, 57,648 और बिलाट की इनकम 57, 179,700, 179,700। ये सब मैंने इनकम्स यहाँ पे लिख दी क्योंकि होटल की इंडस्ट्री है, तो यानी कि उन्होंने ये भी बेचा होगा, रूम रेंट भी उन्होंने बेचे होंगे और उन्होंने बिलाट टेबल भी जो है सर्विसेज प्रोवाइड करी होंगी। रेस्ट कहाँ जाएगा? अदर इनकम के अंदर चला जाएगा। तो मिसलेनियस रिसिप्ट, डिस्काउंट रिसीव, ट्रांसफर फीस, ये सब मैंने कहाँ डाल दिया? ये सब मैंने डाल दिया अदर इनकम में। आप देख रहे हो जिसकी भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, बस मैं टोटल कर करके अमाउंट लिखे जा रहा हूं। फिर उसके बाद हमने लिखा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अब जिसका आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम लिखोगे उसकी चेंज इन इन्वेंट्री लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे फूड स्टफ कंज्यूम हो जाएंगे तो हम इसका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम लिखेंगे। वाइन, सिगरेट और सिगार परचेज और स्टॉक इन ट्रेड, क्योंकि आप घर पे, होटल की इंडस्ट्री वाइन घर पे नहीं बना रही होगी, वो खरीद के ही ला रही होगी। फूड बाहर से नहीं ला रही होगी। अगर आप होटल के अंदर रह रहे हो और आपने समोसा ऑर्डर करा, वो बगल की रेडी से थोड़ा ना लाके दे देगा, उसका खुद का किचन होगा, वो बनाता होगा, तो देयर फॉर कंजम्पशन है। बट अगर आपने शराब ऑर्डर कर दी तो क्या करेगा? रुक जाओ जरा, अंगूर सुखाने के लिए रखे हैं, ये थोड़ा ना बोलेगा। वो क्या करेगा कि हाँ भाई जो बाहर से खरीदी है वही इनको दे दो। तो यानी कि ये उसके लिए क्या है? परचेजेस, और ये उसके लिए क्या है? ये वो खुद बनाते हैं, कंजम्पशन। तो देयरफॉर फूड सब का क्या आएगा? कंजम्पशन। वाइन, सिगरेट और सिगार का क्या आएगा? परचेज और चेंज इन स्टॉक, क्योंकि परचेज आ रहा है तो फॉलोड बाय दैट चेंज इन स्टॉक भी आएगा। तो फूड सब का हमने कहा ओपनिंग स्टॉक इतना था 5260 का, परचेज करी हमने कितनी? 36,200 की, और क्लोजिंग स्टॉक गिवन कितना था? 16,400। तो उससे मेरी कंजम्पशन निकल करके आ गई। देखो जरा, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, मेरी कंजम्पशन निकल करके आ गई। फिर उसके बाद वाइन वगैरह के मैंने परचेजेस लिखी 45,800, कहां गई वाइन? वाइन की मैंने 45,800 की परचेजेस लिखी, और ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक चेंज इन इन्वेंट्री लिखी 12,800 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 22,500, वो मैंने चेंज इन इन्वेंट्री लिखी। तो ये आ गई मेरी चेंज इन स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको इसी तरीके से करना है। जिसका भी आप कंजम्पशन लिख दोगे, जिसका भी आपने कंजम्पशन लिख दिया, उसका चेंज इन स्टॉक नहीं आएगा। जिसका परचेजेस लिखोगे उसी का चेंज इन स्टॉक आएगा, क्योंकि यहां पर आपने चेंज इन स्टॉक ऑटोमेटिक कंसीडर कर दिया और यहां पर आपको अलग से कंसीडर करना है, इसीलिए अलग से आता है। ठीक, फिर उसके बाद हमने लिखा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या क्या आ रहा है जरा देख लेते हैं। खर्चे खर्चे, वेजेस एंड सैलरी, जिसके आगे ए लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट गिवन है, आउटस्टैंडिंग आ रही थी 1280 की, तो मैंने लिख दिया वेजेस एंड सैलरी, कहां गया ये रहा, 1280 जोड़ के 29,580। और उसके बाद अगली चीज क्या है? फाइनेंस कॉस्ट। कोई फाइनेंस कॉस्ट आ रही है क्या? नहीं आ रही, लेकिन डिवेंचर आ रहे थे 6% और पीएनडल में कहीं भी फाइनेंस कॉस्ट नहीं आ रही, तो देयरफॉर इंटरेस्ट पेबल होगा, तो आपको इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। तो मैंने 2 लाख का 6% इंटरेस्ट चार्ज करा 12,000, और ये मेरी लाइबिलिटी में भी दिखेगा, अदर करंट लाइबिलिटी में 12,000 रुपए ये दिखेगा यहां पर, ये है आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो इससे मेरा ये नंबर भी क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े डेप्रिसिएशन की तरफ। हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करा 8.5 लाख का 2% और 86,300 का 5%, ये डेप्रिसिएशन लिखा। और जब ये आ गया आपके पास तो आप पीपी की भी वैल्यू लिख सकते हो। लो, ये मैंने पीपी की वैल्यू, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 98 और 95 करके। हमने यहाँ पे क्या कहते हैं इसको चिट लगा के पहले अमाउंट निकाला, फिर उसके बाद करा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस के अंदर हमने बैलेंस एक्सपेंसेस जोड़ दिए, और ये मेरा आ गया 40,200, और तो खर्चा आ गया। फिर पीबीटी आ गया, पीबीटी को मैंने रिजर्व्स के अंदर डाल दिया। उसके बाद मेरा रिजर्व एंड सरप्लस भी क्लियर हो गया। इस तरीके से आपको काम करना होता है। जो 5,000 थे वो हमने यहाँ पे ट्रीट कर लिए। तो 5,000 रुपए कहाँ से आए? 5,000 रुपए आए थे शेयर फॉरफिटेड से। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। आपने जो शेयर फॉरफिट करे थे 90 रुपए के हिसाब से करे थे और री इश्यू करे थे, तो बैंक में पैसा आया आपको 90 रुपए के हिसाब से 100 शेयर पे 9,000। जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, जो शेयर कैपिटल इशू करी वो आपने 40 वाली इशू कर दी थी, क्योंकि 60 वाली आप ऑलरेडी कर चुके थे,
तो 100 × 40, और बैलेंस कहाँ बच गया था शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में 5,000 में, ये कहाँ जाता है कैपिटल रिजर्व के अंदर जाता है। इसका शॉर्टकट वे हमने समझा था, 90 रुपए का री इशू करा, 40 की कैपिटल उसने छोड़ दी थी। अगर आप देखो तो उसने 60 रुपए पे कर दिए थे, 40 नहीं पे करे थे, तो आपको 50 का बेनिफिट हुआ, 100 शेयर पे 5,000 रुपए का बेनिफिट हुआ, और ये कहां चले गए कैपिटल रिजर्व के अंदर चले गए। अब ये पैसा कहां पड़ा हुआ था, ये पैसा कैपिटल में पड़ा हुआ था। कैसे पता चला कैपिटल में पड़ा हुआ था, क्योंकि कैपिटल आनी चाहिए थी 8 लाख रुपए, जब आपने सारे के सारे शेयर फुली पेड कर दिए तो कैपिटल हो गई 8 लाख रुपए की, ट्रायल में आ रही है 8,05,000 रुपए, तो जरूर 5,000 क्या है कैपिटल रिजर्व, तो हमने कैपिटल से निकाल के उसको रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर डाल दिया। तो इस तरीके के फ्लो में हमने क्वेश्चंस करे थे। On 31st of March, Bose and Singh Limited provide you the following ledger balances after preparing its profit and loss account। आपको ये बनाना है। अच्छा, उसने P&L बना दिया है, आपको बैलेंस शीट बनानी है। 4,20,000 फुली पेड इक्विटी शेयर अलॉट हुए एज ए कंसिडरेशन फॉर लैंड, यानी कि नॉन कैश कंसिडरेशन। तो इक्विटी शेयर कैपिटल के आगे डिस्क्लोजर बेस्ड इंफॉर्मेशन है। उसके बाद वो कहता है कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ प्लांट, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। तो यानी कि यहां पर आपको क्रेडिट साइड में प्रोविजन नहीं दे रखा। हाँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपको नहीं दे रखा, जो कि आपको डिस्क्लोजर के लिए चाहिए होता है, और आपको लैंड, बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी ये दे रखा है। तो ये क्या गिवन है, ये WDV गिवन है, और नीचे कॉस्ट गिवन है। तो आप माइनस करके एक्ट ऐप निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो देयरफॉर आपको यहां पर भी डिस्क्लोजर की इंफॉर्मेशन गिवन है। फिर वो कहता है ट्रेड रिसीवेबल मोर देन 6 मंथ है, तो यानी कि TR के अंदर भी आपको डिस्क्लोजर की इंफॉर्मेशन गिवन है। जिसकी भी डिस्क्लोजर की इंफॉर्मेशन गिवन है उसका नोट बना कर आना। जैसे TR की डिस्क्लोजर की इंफॉर्मेशन गिवन है तो TR का नोट बनेगा कि मोर देन 6 मंथ और अदर, क्योंकि उसने आपको इंफॉर्मेशन दे दी ना। आप ये थोड़ा ना कहोगे कि नोट थोड़ा ना बनाऊंगा मैं, तो ऐसे थोड़ा ना होता है। तो उसने आपको इंफॉर्मेशन दे दी तो आपको नोट बना के आना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ बैलेंस विद बैंक इंक्लूड 18,000 विद अ बैंक विच इज नॉट अ शेड्यूल बैंक, और डिपॉजिट है 5 लाख का फॉर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ। तो कैश एंड बैंक बैलेंसेज आपको दे रखे होंगे, ये दे, इनके आगे भी इसकी भी आपको डिस्क्लोजर गिवन है। कहता है अनसिक्योर्ड लोन इंक्लूड 2 लाख फ्रॉम बैंक एंड 1 लाख फ्रॉम रिलेटेड पार्टी। तो अनसिक्योर्ड लोन आपके पास आ रहे होंगे, इसकी भी आपको डिस्क्लोजर गिवन है। फिर एंटायर अमाउंट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस टू बी राइट ऑफ बाय एडजस्टिंग ओपनिंग बैलेंस ऑफ जर्नल रिजर्व। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को आपको एडजस्ट करना है, ठीक, जर्नल रिजर्व से एडजस्ट करना है, इसका आपको एडजस्टमेंट गिवन है। बस अब तो कुछ भी नहीं करना, अब तो बस बैलेंस शीट बनानी है और कुछ भी नहीं करना। तो हमने लिखा शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल में चली जाएगी, ये रिजर्व में चला जाएगा, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग में चला जाएगा, लिख ही देते हैं। ये चला जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, ये चला जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस, ये चला जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, और ये भी चला जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ चले जाएंगे ट्रेड पेबल के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिजर्व एंड सरप्लस में, प्रोविजन फॉर टैक्स चला जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। कॉल्स इन एरियर्स, इसका क्या करोगे, शेयर कैपिटल से माइनस कर दोगे, ये पीपी के अंदर चला जाएगा, सारा का सारा कहां चला जाएगा पीपी के अंदर चला जाएगा। इवन ये भी इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के अंदर चली जाएगी, ट्रेड रिसीवेबल TR के अंदर चले जाएंगे, और एडवांसेस शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस के अंदर चले जाएंगे, कैश इन हैंड और बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चले जाएंगे। ये राइट ऑफ हो जाएगा जर्नल रिजर्व से, और ये इंटेंजिबल एसेट के अंदर चले जाएंगे। तो हमने नोट बनाना शुरू करा, शेयर कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरिया 7,000, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर 6993। फिर उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या क्या आएगा, जर्नल रिजर्व 1549, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7 लाख रुपीज, बस, माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 93,100, ये वाले। तो मैंने यहां पे लिख दिया रिजर्व एंड सरप्लस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर देखते हैं जरा क्या क्या जाएगा। एक तो चला जाएगा 10,50,000 जो सिक्योर है बाय हाइपोथेकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। वो कहता है रीपेबल विद इन 1 ईयर कितना है 2 लाख। तो यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट
2 लाख, तो आप 10,50,000 में से 2 लाख अलग कर दोगे और 8,50,000 लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखाओगे, और 2 लाख कहां दिखाओगे, 2 लाख दिखाओगे करंट लाइबिलिटी के अंदर, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर। आओ जरा, तो हमने कहा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में से 10,50 माइनस 2 उड़ गए, और दूसरी लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपके पास क्या है, 8,47,000 की सिक्योर्ड लोन। इसका डिस्क्लोजर गिवन है, तो जब नोट बनाएंगे तो डिस्क्लोजर दे देंगे। 847 ऐड कर दिया, 16,97 आ गया। फिर ट्रेड पेबल एज इट इज लिख दिया, ये लिख दिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ये क्या है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये वही है, यही 2 लाख। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आ गया प्रोविजन फॉर टैक्स। एसेट के अंदर जितनी भी एसेट की इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, अब इसमें डिस्क्लोजर है, एडजस्टमेंट नहीं है, तो सबको जोड़ दो, 14, 20, 50, 36, 75 और 3.5, इन सबका टोटल आ जाएगा डेट सेट 74,75,000। इंटेंजिबल एसेट का टोटल, टीआर का टोटल, इन्वेंट्री, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आपको ये गिवन थे, कहां गए ये 298,900, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसका भी आपको डिस्क्लोजर आपको गिवन था, इसका हमने नोट बनाया था। तो नॉन शेड्यूल बैंक से कितना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, उसने आपको बोला है, कहां गया, अनसिक्योर्ड लोन इंक्लूड दो, अच्छा ये नहीं, द अमाउंट ऑफ बैलेंस विद बैंक इंक्लूड 18,000 विद अ बैंक विच इज नॉट शेड्यूल बैंक, तो यानी कि 18,000 नॉन शेड्यूल से है और 5 लाख का एक डिपॉजिट है। तो बैलेंस विद बैंक है कितना, बैलेंस विद बैंक है आपके पास 17,29,000, इसमें से हमने कहा कैश इन हैंड तो एज इट इज लिख दो, बैलेंस विद बैंक है 1729, इसमें से 5 लाख के डिपॉजिट है, 18,000 नॉन स्केड्यूल है, तो स्केड्यूल से कितने हुए, बैलेंसिंग फिगर 12,11,000, बैलेंसिंग फिगर 12,11,000, ये है डिस्क्लोजर। अब आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ी, एडजस्टमेंट से मेरा मतलब ये कोई अमाउंट चेंज नहीं हो गई, ये एज इट इज ही रहे, बस आपको इनका ब्रेकअप लिखना पड़ा। सिमिलरली जब आप इसका ब्रेकअप बनाओगे, जैसे उसने आपको लिख दिया कि 2 लाख फ्रॉम बैंक है और 1 लाख फ्रॉम रिलेटेड पार्टी है अनसिक्योर्ड लोन, तो जब आप लोन एंड एडवांसेस इसका बनाओगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट बनाओगे, तो आप लिखोगे सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड के अंदर आप लिखोगे कि क्या कहते हैं, फ्रॉम बैंक 2 लाख और फ्रॉम रिलेटेड पार्टी 1 लाख, और अदर में आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, अदर में क्या आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, यानी कि 847 में से आप माइनस कर दोगे कितने, 2 लाख फ्रॉम बैंक, 1 लाख फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, 3 लाख हटा दिए, 547 आपका अदर में चला जाएगा, और ये तो आ गया अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड में लिखोगे स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से 8,50,000 रुपए, क्योंकि 2 लाख क्या है करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। मैं बना के दिखा दूं क्या आपको, हाँ सर बना के दिखा दो, आप नोट बनाओगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग का, यहां लिखोगे सिक्योर्ड बोरोइंग, लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन 8,50,000 अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड लोन में आप लिखोगे बैंक से कितना है 2 लाख, रिलेटेड पार्टी से कितना है 1 लाख, और बैलेंस कितना बच गया 847, तो 547 क्या हो जाएगा अदर्स। ये हो गया 8,47,000, और ये आ जाएगा टोटल, क्या टोटल आ रहा था जी लॉन्ग टर्म बोरोइंग का 16,97,000, तो 5 और 4 9 और 8 और 8 16, 16,97,000। कुछ इस तरीके से आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट बनेगा। आगे बढ़ते हैं। रिंग लिमिटेड रजिस्टर्ड विद नॉमिनल कैपिटल ऑफ 10 लाख, इसका मतलब क्या है, ऑथराइज कैपिटल की वो बात कर रहा है। ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा है, बिल्डिंग मशीनरी, ये कहाँ जाएगा
प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मशीन, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, क्लोजिंग स्टॉक यानी कि परचेजेस क्या है, एडजस्टेड है, ये कहाँ जाएगा, इन्वेंट्री। लूज टूल्स कहाँ जाएंगे, इन्वेंट्री। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक हेडिंग है, नहीं ये बिल्डिंग है, ये मशीनरी है, ये क्लोजिंग स्टॉक है और ये लूज टूल्स है, ये भी क्या हो गया, इन्वेंट्री। परचेज ऑफ फिनिश गुड्स क्या हो गया, 4,20,000, ये चला जाएगा परचेजेस के अंदर, एडजस्टेड परचेजेस है। सैलरी चला जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट, डायरेक्टर फीस चला जाएगा अदर एक्सपेंसेस, ये चला जाएगा अदर एक्सपेंसेस। डेप्रीसिएशन बैड डेट अदर एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट अदर करंट एसेट्स के अंदर, डिवेंचर इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट के अंदर, एडवांस टैक्स शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, sundry expenses other expense, debtor trade receivable, बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ओपनिंग दे रखा है, ओपनिंग ये माइनस होता है ट्रेड रिसीवेबल से। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस, जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस, ओपनिंग दे रखा है, ना भी गिवन होती ये इंफॉर्मेशन तो पता ही चल रहा है, खर्चों के लेजर है तो ये ओपनिंग ही होगा। क्रेडिटर्स चला जाएगा ट्रेड पेबल में। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन ये कहां से, ये पीपीई में से माइनस होता है। 14% डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये क्रेडिट साइड पे आ रहा है, तो यानी कि ये पेबल होगा अदर करंट लाइबिलिटी। अक्रू बट नॉट ड्यू उन्होंने लिख भी दिया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये इधर इनकम होगी अदर इनकम। अनक्लेम्ड डिविडेंड, डिविडेंड पेबल अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर चला जाएगा। आपको क्लोजिंग बता रखा है, क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक बाय 1,60,000। वो कहता है क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक से 1,60,000 से। तो मतलब कि अगर मैं बोलूं कि ओ क्या कहते हैं, ओपनिंग स्टॉक अगर 1,00,000 है तो क्लोजिंग स्टॉक 2,60,000 है, इसका तो यही मतलब हो गया। उसने आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन दे रखा है 1,80,000, उसने आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 1,80,000 और वो कहता है ये ज्यादा है 1,60,000 बाय ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया, 20,000, तभी तो ये ज्यादा आ रहा है 1,60,000। आप चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हो, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो 20,000 माइनस 1,80,000 इज इक्वल टू नेगेटिव 1,60,000। आप चाहते तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बट कुछ बच्चों ने इस पे डाउट पूछे थे तो मैंने फिर इसको ऐसे समझाया हुआ है। 1,60,000 आपका सीधा का सीधा पीएनएल के अंदर आ जाएगा एज ए नेगेटिव 1,60,000, यही क्लास में समझाया था। आगे देख लेते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो कहता है 4% बनाना है डेटर पे, तो इसका मतलब इसकी आपको एडजस्टमेंट गिवन है, तो ये मैंने लिख दी, अच्छा रेड पेन से ये मैंने लिख दी एडजस्टमेंट। और उसने क्या लिखा हुआ है आपको, उसने लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए हमने यहां पर कहां गया क्लोजिंग स्टॉक, ये एडजस्टमेंट लिख दी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल, टैक्स का प्रोविजन बनाना है 30%, और ऊपर आपको टैक्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, टैक्स का आपको प्रोविजन बनाना है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इंक्लूड डेप्रिसिएशन 16,000 ऑन बिल्डिंग एंड 24,000 ऑन मशीनरी। अब ये इससे आप क्या कर लोगे, कुछ भी नहीं, तो ये आपको डिस्क्लोजर है कि जब आप नोट बनाओ तो आपको पता हो कि किसका डेप्रिसिएशन कहां डालना है। तो ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है आपको, इसका आपको डिस्क्लोजर गिवन है, एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। डायरेक्टर ने 25% डिविडेंड डिक्लेयर करा और ट्रांसफर कर दिया 10%, तो ये भी डिस्क्लोजर है। डिविडेंड का आपको कुछ करना नहीं है, 10% रिजर्व में प्लस, रिजर्व में माइनस, तो अमाउंट पे कोई इंपैक्ट नहीं है। बिल डिस्काउंट करा लिए तो के कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है, इसका भी कोई इंपैक्ट नहीं है, बट आपको कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी दिखानी होगी। आ जाओ सीधा ट्रायल बैलेंस पे, लिखना शुरू कर दो। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी आ जाएगी, कहां गई इक्विटी शेयर कैपिटल, 4 लाख रुपए, तो मैंने लिख दी 4 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस में मैंने क्या कर दी, टेपिंग कर दी, क्योंकि मुझे अभी अमाउंट लिखने में कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, अदरवाइज मेरा अमाउंट कितना आ रहा है, क्योंकि प्रोविजन वगैरह पीएनएल अभी है नहीं ना मेरे पास, और प्रोविजन भी बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ा, आगे बढ़ के क्या मिला मेरे को, नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो मैंने लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या डालना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहां गई, 14% डिबेंचर 4 लाख रुपए, तो मैंने ये डाल दिए 14% डिबेंचर 4 लाख रुपए। फिर उसके बाद करंट लाइबिलिटी में मैंने डाले ट्रेड पेबल,
ट्रेड पेबल कहाँ है मेरे, ट्रेड पेबल ट्रेड पेबल ट्रेड पेबल, ये रहे 1,84,000 रुपए, 1,84,000 के मैंने ये डाल दिए ट्रेड पेबल। फिर उसके बाद अदर करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर मैंने क्या क्या डाला, 28,000 रुपए का इंटरेस्ट, 10,000 रुपए का अनक्लेम्ड डिविडेंड, और भी कुछ था क्या, नहीं, 28,000 और 10,000, अदर करंट लाइबिलिटी में 28,000 और 10,000 का हमने ये डाला जो हमें चीजें गिवन थी। फिर उसके बाद आगे बढ़ गए हम, शॉर्ट टर्म प्रोविजन अभी टेपिंग करनी पड़ेगी क्योंकि आपको अमाउंट जो है इसका नहीं पता। एसेट में आ गए पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, अब इस पे डिस्क्लोजर इंफॉर्मेशन गिवन थी, ये आपको, अगर आपको यहां पर प्रोविजन गिवन है तो इसका मतलब ये अमाउंट जो है ये वाले, ये क्या है, ये ग्रॉस है। तो 580 प्लस 2 माइनस 2,10,000, ये आएगी आपकी पीपी की वैल्यू 5,70,000। 580 और 2 हो गए 7,80,000, माइनस अगर आप माइनस कर दोगे 2,10,000 तो 5,70,000 की फिर आपकी वैल्यू आएगी। गलती से भी जो ये डेप्रीसिएशन यहां पर दे रखा है, कहां गया ये वाला, ये माइनस मत कर देना क्योंकि ये ट्रायल के अंदर आ रहा है, इसका मतलब इसकी एंट्री हो रखी है। एंट्री क्या हो रखी होगी सर, एंट्री हो रखी होगी डेप्रीसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ये एंट्री हो रखी है तभी तो ये ट्रायल के अंदर आ पा रहा है। तो इसका मतलब इस एक्ट डेप में, यानी कि इस प्रोविजन फॉर डेप में ये 40,000 रुपए ऑलरेडी आ रहे हैं, तभी मैंने बोला डिस्क्लोजर की इंफॉर्मेशन है, एडजस्टमेंट की नहीं। तो आपको सिर्फ यही माइनस करना है, ठीक है साहब, हाँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हमने कहा, हमने पीपी भी लिख दिया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट उसने आपको गिवन दे रखी थी, हमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी 2,40,000 रुपए की यहां पर लिख दी। तो लो जी 2,40,000 रुपए ये लिख दिए। इन्वेंट्री की उसने आपको वैल्यू दे रखी थी, क्या क्या दे रखी थी, 1,80,000 प्लस 46,000, 2,26,000 रुपए इन्वेंट्री की आपको हमने वैल्यू दे रखी थी। तो 2,26,000 हमने ये भी लिख दी थी। ट्रेड रिसीवेबल, उसके बाद टीआर, हमने लिखा टीआर, टीआर डेटर 2.5 लाख, लेकिन इसकी एडजस्टमेंट आपको गिवन थी प्रोविजन की, उसने आपको बोला था 4% प्रोविजन बना देना, तो 2.5 लाख का 4% लेस कर दो, 10,000 आता है, 2,40,000 के टीआर आ गए। फिर उसके बाद अदर करंट एसेट्स, इंटरेस्ट अक्रूड 4,000, तो हमने अदर करंट एसेट में लिख दिया इंटरेस्ट अक्रूड। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये रहा 60,000, तो हमने लिख दिया 60,000 यहां पर। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एडवांस टैक्स 1,20,000, तो ये मैंने लिख दिया शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एडवांस टैक्स 1,20,000। फिर मैंने बनाया P&L, जो सेल्स के नंबर थे मैंने वो लिखने शुरू करे, 10,40,000 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 10,40,000। अदर इनकम में मैंने लिखा 24,000, ये रही 24,000 की अदर इनकम, ये मैंने यहाँ पे लिख दी अदर इनकम, टोटल इनकम आ गई। फिर परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, फिनिश गुड्स की है 4,20,000, क्लोजिंग स्टॉक अंदर ही गिवन है, इसका मतलब परचेजेस क्या है, एडजस्टेड, तो आपको इसको ग्रॉस अप करना पड़ेगा। तो हमने लिखी परचेजेस 4,20,000, और चेंज इन स्टॉक कितने आया 1,60,000, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, उसको यहाँ पे ऐड कर दिया 580, और यहाँ पे लिख दिया चेंज इन स्टॉक। इन दोनों का हमेशा नेट इम्पैक्ट क्या आएगा, एडजस्टेड परचेज। तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाओ कि प्लस करूं या माइनस करूं, तो यहां लिख देना 1,60,000, और देख लेना ऐसा कौन सा अमाउंट मैं यहां पे लिखूं कि नेट इम्पैक्ट मेरा ये आ जाए एडजस्टेड परचेजेस, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, सैलरीज 1,20,000, तो ये लिख दी मैंने सैलरी 1,20,000। डेप्रिसिएशन का खर्चा उसने आपको दे रखा था 40,000 का, 40,000 का डेप्रिसिएशन का खर्चा, ये मैंने डाल दिया 40,000। फाइनेंस कॉस्ट, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट उसने आपको दे रखा था 56,000 का, ये मैंने डाल दिया 56,000 का। फिर उसके बाद अदर एक्सपेंसेस में मैंने बाकी की चीजें डाली, कौन कौन सी चीजें मैंने डाली,
डायरेक्टर फीस 20, 52, 12 और 36। 20, 52, 12 और 36, ये मैंने अदर एक्सपेंसेस के अंदर चीजें डाली। बस साहब, हमने लगभग पूरा ट्रायल उठा के घुसा दिया। क्लोजिंग स्टॉक भी हमने डाल दिया इन दोनों को बैलेंस शीट के अंदर। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अदर करंट लायबिलिटी में 4000, ये हमने नहीं डाले थे, ये मैंने यहाँ पे डाल दिए और ये आ गया 42,000। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको बनाना था, कितना बनाना था? 2.5 लाख का 4%, 10,000। 6,000 ऑलरेडी बना हुआ है, आपको 2.5 लाख का 4% बनाना है तो 10,000। 6,000 ऑलरेडी बना हुआ है, तो यानी कि 4,000 एडिशनल बनाना है। तो ये किसका पार्ट बनता है? ये अदर एक्सपेंसेस का पार्ट बनता है। तो मैंने अदर एक्सपेंसेस में 4,000 और डाले और टोटल अदर एक्सपेंसेस ये लिखे। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में ऑलरेडी माइनस कर चुका था ट्रेड रिसीवेबल से ही। फिर उसके बाद ये मेरा टोटल एक्सपेंसेस आ गए। ट्रायल की कोई भी आइटम और मैंने छोड़ी नहीं है। कैपिटल डाल दी, रिजर्व डाल दिया, P&L डाल दिया, क्रेडिटर भी डाल दिया, डिबेंचर्स भी डाल दिया, खत्म, सब डाल दिया। फिर उसके बाद पीबीटी आ गया। पीबीटी के बाद मैंने निकाला प्रोविजन फॉर टैक्स 91,200, वो मैंने यहां लिख दिया टेपिंग हटा के 91,200। और उसके बाद मेरा ये आ गया पैट। पैट में ले गया रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर और मैंने रिजर्व एंड सरप्लस भी लिख दिए। और उसके बाद मेरी बैलेंस शीट हो गई टैली। तो आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है, अब तक के क्वेश्चन में समझ में आया? एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़नी है, आइडेंटिफाई करना है डिस्क्लोजर बेस और एडजस्टमेंट बेस। जिनकी भी एडजस्टमेंट है उसकी हेडिंग लिखो। यहां पर जो हेडिंग आ रही है ना, ये लिख लो और अमाउंट छोड़ दो, क्योंकि कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना। एटलीस्ट वो वाले अमाउंट लिखते चले जाओ जो खाली टोटल करके लिखना है, वो फटाफट फटाफट लिखते चले जाओ। फिर एक एक एडजस्टमेंट उठाओ और वो करते चले जाओ, डबल इंपैक्ट देते हुए। आपका क्वेश्चन कभी भी नहीं फंसेगा। ठीक साहब, चलो जी। On 31 March, SR Limited provide the following ledger balances after preparing its profit and loss account for the year ended 31 मार्च। उन्होंने अपना P&L बना रखा है, आपको सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है। तो ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में। कॉल्स इन एरियर्स यहाँ से माइनस हो जाएंगे। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड पिक्चर, ये सब कहाँ जाएगा? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में। सिक्योरिटी प्रीमियम, जर्नल रिजर्व, P&L अकाउंट, ये कहाँ जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में। लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सिक्योर्ड लोन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। अदर लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री है। ट्रेड रिसीवेबल में। एडवांस शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। ट्रेड पेबल में। प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। अनपेड डिविडेंड अदर करंट लायबिलिटी में। कैश इन हैंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है कि 50,000 फुली पेड अलॉटेड फॉर कंसिडरेशन फॉर लैंड, यानी कि डिस्क्लोजर बेस्ड इंफॉर्मेशन। तो इक्विटी शेयर कैपिटल के आगे क्या लिख दो? डिस्क्लोजर। कॉस्ट ऑफ द एसेट, इस अब आपको कहीं पे भी डेप्रिसिएशन दिखाई नहीं दिया, तो यानी कि जो ये एसेट्स आपको दे रखी है, ये क्या है? ये WDV है। नीचे कॉस्ट दे रखी है, तो कॉस्ट माइनस एक्डेप, ऐसे आपको दिखाना होता है। WDV आता है, ये आपको गिवन है, कॉस्ट उसने आपको दे दी, तो ये बच गया ना बैलेंसिंग फिगर। इसलिए आपको वो डिस्क्लोजर बेस्ड इंफॉर्मेशन गिवन है। तो ये क्या है? ये डिस्क्लोजर बेस्ड इंफॉर्मेशन गिवन है। ट्रेड रिसीवेबल की भी आपको डिस्क्लोजर बेस्ड इंफॉर्मेशन गिवन है, तो मैं इसके आगे भी डी लिख रहा हूं, ट्रेड रिसीवेबल के आगे भी मैं डी लिख रहा हूं। बैलेंस विद बैंक इंक्लूड 50,000 टू नया बैंक विच इज नॉट अ शेड्यूल बैंक। तो 56,000 एक नया बैंक है कोई जो शेड्यूल बैंक नहीं है। तो कैश इन बैंक, इसकी भी आपको एक डिस्क्लोजर बेस्ड इंफॉर्मेशन गिवन है, क्योंकि आपको बाइफ्रिकेट करना होगा ना। वो कहता है लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रीपेबल है आफ्टर 3 ईयर, यानी कि लॉन्ग टर्म है। बैलेंस ऑफ 26,30,000 इन द लोन अकाउंट विद पब्लिक फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंक्लूड 1,34,000 ऑफ इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। अब ये प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं है, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू है। ये कहां जाता है?
ये जाता है अदर करंट लाइबिलिटी में। अगर वो बोलता प्रिंसिपल पेमेंट 1 साल में ड्यू होनी है तो मैं बोलता करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट है। ये इंटरेस्ट की बात कर रहा है। वो कहता है लोन जो है सिक्योर्ड है, ठीक है, तो सिक्योर्ड लोन में दिखा देंगे। अदर लॉन्ग टर्म लोन की वो बात करता है नेक्सिस बैंक, यानी कि लोन फ्रॉम सॉरी नॉन लोन फ्रॉम बैंक आपने दे रखा है 1380, रीपेबल विद इन 1 ईयर कितना है 480। तो यानी कि 1380 में से 480 क्या है करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। कहां जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर चला जाएगा। डायरेक्टर से जो भी लोन लिया उसको, रिलेटेड पार्टी डायरेक्टर कुछ भी दिख जाए हमेशा अलग से दिखाना, इनके साथ लापरवाही नहीं। बिल रिसीवेबल जो है मेच्योर करा रखे, डिस्काउंट कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर नया बैंक से लोन ले रखा है सिक्योर्ड 1,16,000, डायरेक्टर से ले रखा है 48,000। ये भी आपको डिस्क्लोजर बेस्ड इंफॉर्मेशन गिवन है। तो इसकी एक एडजस्टमेंट आपको गिवन है जो आपको करनी है 26,30,000 में से। बाकी सब आपको डिस्क्लोजर बेस्ड गिवन है। इन्वेंट्री जो है लूज टूल्स की इंक्लूडेड है 5 लाख की, जो कि डेफिनेशन को मीट नहीं करता पीपीई की। तो 5 लाख को लूज टूल को आपको अलग से दिखाना है। तो जो इन्वेंट्री है आपकी कहां गई? ये फिनिश गुड्स की 45 लाख की, और लूज टूल्स कितने हैं आपके 5 लाख। तो 40 लाख फिनिश गुड्स हो गए, 45 में से 40 लाख फिनिश गुड्स हो गए और 5 लूज टूल हो गए। तो ये अलग दिखेगा, ये अलग दिखेगा, टोटल इन्वेंट्री 45 ही रहेगी। टोटल इन्वेंट्री 45 ही रहेगी, बस लूज टूल अलग दिखेगा और फिनिश गुड्स 40 लाख के अलग दिखेंगे। तो अमाउंट पे कोई फर्क नहीं है। तो देयरफॉर ये इंफॉर्मेशन भी क्या हो गई? ये भी आपकी डिस्क्लोजर बेस्ड इंफॉर्मेशन हो गई। तो बस इस क्वेश्चन में अगर मैं मेन पॉइंट की बात करूं तो मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट है कि आपको ये 1,34,000 लॉन्ग टर्म बोरोइंग से हटा के कहां डाल देना है? अदर करंट लाइबिलिटी में डाल देना है। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग में से 4,80,000 हटा के कहां डाल देना है? करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट में डाल देना है। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सेम। अगर आप देखो तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सेम। जो ये वाला पॉइंट है आपका, ट्रांसफर करने हैं 35,000 फ्रॉम जनरल रिजर्व हैज बीन प्रपोज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये भी आपका डिस्क्लोजर बेस्ड ही है, क्योंकि इस पे अमाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो 35 रिजर्व से माइनस करोगे और 35 रिजर्व में ऐड कर दोगे तो अमाउंट अल्टीमेटली सेम ही रहेगा। तो जब आप नोट बनाओगे तो आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई 35 यहां से हटाए और 35 यहां पे डाले। अमाउंट पे फर्क डालने वाली चीजें क्या है? 134,100 जो हट के कहां आ जाएगा? अदर करंट लाइबिलिटी में। और 4,80,000 जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग से हट के कहां आ जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर, और पार्ट बन जाएगा करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सेम, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो जर्नलिज्म में 35 डाल दिया, 35 हटा दिया, अमाउंट वही रहा। तो ये डिस्क्लोजर बेस्ड इंफॉर्मेशन है। और जब आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट बनाओगे तो सिक्योर्ड लोन, लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल जो हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट है 2496, अनसिक्योर्ड में बैंक से इतना है जिसमें से 480 करंट मैच्योरिटी है, टोटल इतना है, डायरेक्टर से इतना है और अदर से इतना है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में सिक्योर्ड में 1,16,000 ये लिखा, गिवन थी डिस्क्लोजर की इंफॉर्मेशन। डायरेक्टर से है 48,000, डायरेक्टर से है 48,000, और करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट अनसिक्योर्ड था ना, नेक्सिस बैंक का लोन अनसिक्योर्ड है क्या? हाँ अनसिक्योर्ड है। तो अनसिक्योर्ड से आ जाएगा करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट 4,80,000, और अदर्स के अंदर चला जाएगा बैलेंस जो भी आपका बच गया, टोटल वही रहेगा 2,40,000। तो वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर की इंफॉर्मेशन है। सिमिलरली ट्रेड रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ इतना, अदर इतना, टोटल 17,50,000 ही रहेगा। अगर आप ट्रायल बैलेंस में देखोगे तो 17,50 ही रहेगा। उसका जो नीचे ब्रेकअप दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल का, कहां दे रखा है? 4,80 ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ, इसका ब्रेकअप का इंपैक्ट आएगा यहां पर। तो देयर पर अमाउंट इज सेम 17,50,000, बस इसका इंपैक्ट है। तो वो डिस्क्लोजर बेस्ड इंफॉर्मेशन है जो आपको नोट बनाने में हेल्प करेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 बेला लिमिटेड की आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रखी है। इक्विटी शेयर कैपिटल चला जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में,
प्रेफरेंस शेयर चला जाएगा। चलो मैं शेयर कैपिटल लिख देता हूँ। शेयर कैपिटल में फैक्ट्री, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, फिक्चर ये चला जाएगा। प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट में जर्नल रिजर्व चला जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। टर्म लोन फ्रॉम फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में। प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। डिविडेंड पेबल अदर करंट लायबिलिटी में। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिजर्व एंड सरप्लस में। अब देखो आपको ना पीएनएल की कोई भी आइटम नहीं गिवन, तो इसका मतलब ये आपको क्लोजिंग गिवन है आफ्टर करंट ईयर पीएनएल। ये हो गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में। अनसिक्योर्ड लोन कहां चला जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अदर करंट लायबिलिटी में। कॉस्ट आपको दे रखी है, तो सिमिलरली ये क्या हो गया? डब्ल्यूडीवी। ये किस लिए दे रखी है? ये दे रखी है आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल सको। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक है, ठीक नहीं है आई मीन, तो प्लीज थोड़ा मैनेज कर लेना। इक्विटी शेयर कैपिटल जो थी 5000 शेयर फुली पेड अप, 1000 शेयर 70 पेड अप। डायरेक्टर ने 30 रुपए मंगाए, एक शेयर होल्डर पे नहीं कर पाया और उसके शेयर फोरफिट कर लिए 70 के। प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड इक्विटी शेयर इंक्लूड है कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब आप यहां पे बैलेंस से नहीं निकाल सकते, जैसे हमने लास्ट टाइम 5000 निकाला था कि टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, क्योंकि उसने बोल दिया कि प्रॉफिट ऑन रीइश्यू कहां शामिल है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आपको वो निकालना ही पड़ेगा कि कितना है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। कैपिटल कितनी होनी चाहिए? कैपिटल अगर आप देखो तो 5000 इंटू 100 और 1000 इंटू 100, 6 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल होनी चाहिए, और इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख की ही आ रही है। तो इसके अंदर तो शामिल नहीं है। वो किस में शामिल है? वो यहां शामिल है 99,000 में। तो अब आपको गेन और लॉस निकालना पड़ेगा कि कितना गेन हुआ है री इशू पे। तो अगर आप देखो 70 उसने दे दिए थे, कितने नहीं दिए? 30 रुपए उसने नहीं दिए। 30 का नुकसान झेलते हुए आपने 70 पे री इशू कर दिए, तो आपको नेट का नुकसान कितना हुआ? 70 माइनस 30, 40 का नुकसान इनटू कितने शेयर थे? 75। तो 40 इंटू 75 अगर मैं करूं तो 3000। तो यानी कि 3000 का क्या है आपका कैपिटल रिजर्व, जो कहां शामिल है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मैं 3000 पीएनएल से निकाले और 3000 कैपिटल रिजर्व में ही डाले, तो क्योंकि इंटर हेड सेम एडजस्टमेंट है तो अमाउंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ये हमने आपको जनरल एंट्री के थ्रू समझाया था कि क्या क्या जनरल एंट्रीज किस किस टाइम पे हुई होगी, बट अभी उसकी जरूरत नहीं है। अभी तो अपन सीधा करेंगे कि भाई 70 की चीज रीइश्यू करी, 30 रुपीज हमें क्या कहते हैं नुकसान हुआ था, क्योंकि उसने 100 में से 70 दे दिए थे, 30 मार दिए थे, तो हमें नेट प्रॉफिट हुआ 40 का। 75 शेयर थे तो 3000 रुपीज का हमें प्रॉफिट हो गया। बिल डिस्काउंट, कंटिजेंट लायबिलिटी, टर्म लोन जो है 8000 फॉर इंटरेस्ट अक्रू। इंटरेस्ट अक्रू की बात करता है, तो ये कहां जाएगा? अदर करंट लायबिलिटी में, और ये सिक्योर्ड एक तरीके का लोन है। तो मेन जो ये डिविडेंड वाला पॉइंट मेन नहीं है, तो मेन जो पॉइंट था ये था 3000 निकालने वाला। इसकी ट्रीटमेंट आप क्या करोगे? सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाले और कैपिटल रिजर्व में डाल दिए। ये 21,000 के आ रहे हैं। अच्छा, ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के होंगे, वो हमने यहां से माइनस कर दिए। तो ये एक इसके अंदर मेन पॉइंट था। बिल डिस्काउंट की लायबिलिटी, डिविडेंड की इंफॉर्मेशन, कैपिटल रिजर्व में 3000 और यहां से माइनस कर दिए। ये इसके अंदर एक मेन पॉइंट था जो अपन ने डिस्कस कर दिया। फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा है शिवम लिमिटेड का। 31 मार्च को कंपनी ने कंपनी इशू करती है बोनस शेयर टू शेयर होल्डर 1:2 बेसिस पे, और अभी तक एंट्री नहीं करी है, तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी। एंट्री क्या करोगे? रिजर्व एंड सरप्लस टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल डिस्क्लोजर के लिए गिवन है। इंडिपेंडेंट वैल्यूअर की वजह से लैंड को रीवैल्यू करना है, वो हमने समझ रखा है। डिविडेंड कुछ नहीं करना है। सस्पेंस अकाउंट हमने ऑलरेडी समझ लिया था। ये कब करा? ये भी फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर करा है, तभी डेप्रिसिएशन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। अगर पेपर में ये मैंने आपको क्लास में भी डिस्कस करा था, ये डेट चेंज हो जाए तो आपकी डेप्रिसिएशन की वर्किंग पे इंपैक्ट आ जाएगा। याद रखना, इस फर्स्ट डे की वजह से आपकी डेप्रिसिएशन की वर्किंग इंपैक्ट नहीं हो रही। आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है वो आप कर दोगे। इनकम टैक्स का आपको पता ही है क्या करना है। तो इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो ये बोनस शेयर वाला मेन पॉइंट है। तो रिजर्व एंड सरप्लस से आपने कितने बोनस दिए? 1:2 का है ना, 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 2 शेयर। तो इक्विटी शेयर है कितने? 200, तो 100 का बोनस दिया। तो मैंने इक्विटी कैपिटल में 100 जोड़ दिए और यहां से 100 हटा दिए, तो मैंने बोनस की एडजस्टमेंट कर दी।
तो ये एक एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट थी। बाकी जो बैलेंस क्वेश्चन है वो सेम है जो हमने इतनी सारे देख लिए, तो मुझे नहीं लगता बार बार वो प्रोसेस रिपीट करने का कोई फायदा है। देखो सब कुछ हमने सेम कर रखा है, जो चेंज इन स्टॉक वगैरह अगर उसने दे रखा है, जैसे यहाँ पर भी क्लोजिंग स्टॉक है 58 का, एडजस्टेड परचेज है 226 की, तो मैंने देखो क्या करा, मैंने लिखा परचेजेस 226, चेंज इन स्टॉक 58, फिर इसको यहाँ ऐड कर दिया और यहाँ पे ग्रॉस परचेजेस लिख दी। तो बाकी सब चीजें जो है आपकी सेम ही है, हमें उनको देखने की जरूरत नहीं है। हम मेन मेन एडजस्टमेंट आप देख सकते हैं, हमने एक दो क्वेश्चन में प्रोसेस रिवाइज कर लिया, एडजस्टमेंट मोर और लेस सेम ही है, तो बार बार रिवीजन करके वीडियो बड़ी करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। ओलिविया लिमिटेड की आपको बैलेंस शीट दे रखी है, ओपनिंग इन्वेंट्री, अब आपको ये ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है, क्लोजिंग नहीं दे रखी, तो ये परचेजेस एडजस्टेड नहीं है। रॉ मटेरियल की जो इन्वेंट्री दे रखी है, रॉ मटेरियल का आप क्या निकालोगे, कंजम्पशन, रॉ मटेरियल का क्या निकालोगे, कंजम्पशन, फिनिश गुड्स का क्या निकालोगे, कितने प्रोड्यूस हुए हैं। तो रॉ मटेरियल के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, और ये परचेज भी क्या करा होगा, रॉ मटेरियल ही परचेज करा होगा ना। अगर फिनिश गुड्स होते तो परचेज थोड़ा ना करते, पर फिनिश गुड तो बना रहे हो, तो ये परचेजेस रॉ मटेरियल होगा। तो ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक उसने आपको ट्रायल के एंड में दे रखा होगा 25,800, उससे आपने कंजम्पशन निकाली होगी। दिखाऊं जरा मैं आपको पी एंड एल अकाउंट, ये देखो ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस कंजम्पशन, ये आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम। परचेज आप कुछ करते ही नहीं क्योंकि आप माल बना के बेच रहे हो, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का मतलब क्या है, रॉ मटेरियल खरीदा, माल बनाया और बेचा, रॉ मटेरियल की कंजम्पशन लिख दी, फिनिश गुड्स का चेंज इन स्टॉक लिख दिया, खत्म बात। क्या मैं रॉ मटेरियल का परचेज यहां पे लिखता, द आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि मैंने कंजम्पशन में उसको ट्रीट कर लिया ऑलरेडी, तो मैं नहीं लिखता। बाकी एडजस्टमेंट एक बार देख लेते हैं, कोई फेमिलियर है या, आउटस्टैंडिंग वाली हमने देख ली, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन सिक्योरिटी ठीक है, जनरल चार्जेस प्रीपेड है ठीक है, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, टैक्स की एडजस्टमेंट ठीक है, और कोई खास एडजस्टमेंट मुझे इसके अंदर दिखाई नहीं दे रही। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सैलरी, वेजेस, जर्नल, इंटरिम डिविडेंड पेड, रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस कर दोगे, बिल्डिंग पीपी के अंदर चली जाएगी, ये पीपी स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, इन्वेंट्री, सेल्स, इंटरेस्ट, ये क्रेडिट में आ रहा है तो ये इनकम होगी, पी एंड एल, शेयर कैपिटल, लोन्स, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म और ट्रेड पेबल। और शेयर कैपिटल डाल दिया आपने 3,15,000 की यहां पर, रिजर्व एंड सरप्लस की बात कर लेते हैं, आ जाओ जरा, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 48,000, बस और कुछ आ ही नहीं रहा, कमाल हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस में 48,000 लेस इंटरिम डिविडेंड पेड आ रहा था ना यहाँ पे 27,000, वो हमने इंटरिम डिविडेंड पेड माइनस कर दिया, ये होगा ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट, ये 29,430 ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट होगा, ये वाला 29,430, ये ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट डाल दिया। प्रोसेस में आपके साथ डिस्कस कर ही चुका हूं ये कैसे आएगा। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर क्या क्या आया, 21,000 और 3,300। शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर क्या क्या आया, उसने सब दे रखा 4,500 और 1,500। ट्रेड पेबल एज इट इज उठ के आ गए 3,27,000। अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर क्या आया, कहाँ गया अदर करंट लाइबिलिटी, अच्छा प्रोविजन बनाया नहीं, प्रोविजन किसी चीज पे नहीं बनाया क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे ना 67,500 और ये 4,500, ये आपके अदर करंट लाइबिलिटी का पार्ट बन रहे होंगे। ये आ गया अदर करंट लाइबिलिटी में। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जो प्रोविजन फॉर टैक्स बनाओगे वो आ जाएगा 19,000 रुपए, 19,620 का प्रोविजन फॉर टैक्स आ गया। नॉन करंट एसेट में पीपी को आपको डेप्रिशिएट करना है, उसने रेट आपको दे रखा है 2%, 10% और 20%, तो उसकी वैल्यू कितनी रह गई 98, 90 और 80, तो ये आ गई पीपी की वैल्यू। इन्वेस्टमेंट आपको एज इट इज दे रखी होगी, बिल्डिंग कर ली, प्लांट कर लिया, फर्नीचर, मोटर व्हीकल कर लिया। इन्वेस्टमेंट करंट और नॉन करंट है 75, करंट है 4,500,
तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मैंने लिख दी 75, करंट मैंने लिख दी 4500। इन्वेंट्री उसने आपको दे ही रखी है, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिख दिए रहा 25,800 और 60,000, ये मैंने क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया। ट्रेड रिसीवेबल 2,38,500, ये मैंने ट्रेड रिसीवेबल लिख दिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये बैलेंसेस आ रहे होंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के 271,100, वो मैंने यहां लिख दिया। फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में प्रीपेड एक्सपेंसेस आ रहे होंगे, ये 2490 के प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऊपर बिल्कुल क्लास के शुरू में ही बताया था प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। और अक्रूड इनकम भी आ रही है क्या, हाँ इंटरेस्ट अक्रूड ये आएगी अदर करंट एसेट में, ये 300 यहाँ लिख दिया। P&L में डाल दी सेल 17,10,000 रुपए की, 17,10,000 रुपए की सेल डाल दी। अदर इनकम में आपने क्या क्या डाला, एक तो इनकम आपको दे रखी थी इंटरेस्ट की 3900, और ये एडजस्टमेंट आपको दे रखी थी 300 की जो आपने करी है। तो हमने अदर इनकम में वो डाल दी 4200, ये डिस्कस कर लिया, ये डिस्कस कर लिया, डिस्कस कर लिया, ये खर्चे जोड़ दिए। इसके 4500 किसका है, ये आउटस्टैंडिंग का है ये वाला, और 67,500 नीचे जोड़ रखा होगा कहीं, ये रहा 2490 प्रीपेड था, ये माइनस कर दिया, ये वाला प्रीपेड, ये रहा, ये यहां से माइनस कर दिया। बाकी के अदर एक्सपेंस के खर्चे जोड़ दिए। डेप्रिसिएशन 2, 10, 10, 20 का आपको दे रखा था, वो निकाल दिया। तो प्रोसेस इज सेम, बस इसके अंदर एक एडजस्टमेंट थी, वो अपन ने डिस्कस करनी थी कि क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल वाली, फिनिश गुड्स वाली, और ये कुछ इंटरेस्ट अक्रूड और अदर एक्सपेंसेस वाली। बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोसेस इज सेम, आइडेंटिफाई एडजस्टमेंट एंड डिस्क्लोजर एंड फॉलो योर जो स्टेप्स हैं कि डिस्क्लोजर बेस्ड वाले अमाउंट लिखते जाओ, एडजस्टमेंट वालों को छोड़ते जाओ, बाद में एडजस्टमेंट वालों को तसल्ली से करके अमाउंट उसके बाद लिखते चले जाओ, और फिर पीबीटी निकालो, पैट निकालो, रिजर्व में जोड़ो, टोटल बनाओ, बैलेंस शीट टोटल चेक करो, कहानी खत्म। तो यहाँ पे बैलेंस शीट रिलेटेड क्वेश्चन खत्म होते हैं। फिर सेकंड पार्ट शुरू होता है डिविडेंड रिलेटेड। तो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 कंडीशंस होती हैं, उसको आपको चेक करना होता है, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन से आपका काम बन जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 इज आपको दे रखी है 500 लाख की। जर्नल रिजर्व जो कि फ्री रिजर्व होता है 100 लाख का। लॉस दे रखा है आपको फॉर द ईयर एंडेड का 5 लाख रुपए का, ये क्या दे रखा है, लॉस दे रखा है। कहता है प्रॉफिट नहीं थे, मैनेजमेंट ने रिकमेंड करा कि डिक्लेयर करेंगे डिविडेंड 10% ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ द लास्ट 5 ईयर आपको दे रखा है। आप कौन से ईयर पे खड़े हो, 24 में, तो पिछले 3 सालों का आपको लेना होता है फॉर द कंडीशन। इन्होंने 5 सालों को दे रखा, तो 3 साल हो गए, 1, 2 और 3, तो आपके लिए ये 3 नंबर रेलेवेंट है, ये दोनों रेलेवेंट नहीं है। आपको बताना है कि हम क्या करें। तो हमने सबसे पहले कंडीशन 1 चेक करी कि एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, तो 12, 14 और 10, 12, 14 और 10 का एवरेज निकाला, 12 आ गया। आप चाहते हो 10%, तो कंडीशन इज सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन होती है कि मैक्सिमम अमाउंट जो आप विड्रॉ करोगे वो क्या करोगे, 10% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। 10% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। पेड अप कैपिटल कितनी है आपकी, 500 की। फ्री रिजर्व कितने हैं आपके, 100 लाख के फ्री रिजर्व है, 5 लाख का अभी लॉस है, तो 95, तो 500 प्लस 95 कितने हो गए, 595। तो आप इसका 10% 59.5 ही विड्रॉ कर सकते हो। और आप कितना करना चाह रहे हो, 10%। उसने क्या बोला था, 10% ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, तो 500 का 10% हो गया 50, तो 50 लाख आप विड्रॉ करना चाहते हो, आप कितने कर सकते हो, 59.5। तो ये वाली कंडीशन भी होती है सेटिस्फाई। कंडीशन नंबर 3, आफ्टर विड्रॉल बैलेंस इन फ्री रिजर्व शुड नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। कहता है विड्रॉल के बाद बैलेंस जो होना चाहिए फ्री रिजर्व का 15% ऑफ पेड अप कैपिटल से कम नहीं होना चाहिए। तो 3 कंडीशन क्या है, पहली कि एवरेज रेट पिछले 3 सालों का आपका मेंटेन होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए आपका डिविडेंड का रेट। दूसरा, आप मैक्सिमम अमाउंट कितना विड्रॉ कर सकते हो, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 10%। और तीसरी, आफ्टर विड्रॉल आपका अमाउंट कितना होना चाहिए फ्री रिजर्व का, उससे कम नहीं होना चाहिए, 15% ऑफ पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल आपकी है 500, इसका 15% होता है 75। अगर आप विड्रॉ कर लेते हो कितने, 50, क्योंकि आपको 50 विड्रॉ करने हैं, तो आपका बैलेंस कितना हो जाएगा, 100 आपका अभी है, 5 का आपका लॉस है और 50 आप निकाल लोगे, तो 95 माइनस 50 कितने होते हैं,
45, तो बैलेंस हो जाएगा 45। मिनिमम कितना होना चाहिए 75, इससे कम में बात नहीं चलेगी। तो देयरफॉर आप ये 50 लाख रुपए नहीं विड्रॉ कर सकते, 10% का डिविडेंड आप नहीं दे सकते, क्योंकि कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, तो कंपनी डिक्लेयर नहीं कर सकती। अब इसके बाद में पूछ ले व्हाट शुड बी द रेट ऑफ डिविडेंड दैट कंपनी कैन डिक्लेयर, कंपनी किस रेट पे डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। तो हमने कहा कि 100 है रिजर्व, 5 का लॉस हटा दें अगर करंट ईयर वाला तो 95, मेंटेन करने के लिए कितना चाहिए 75, तो खेलने के लिए कितना है 20, तो मैक्सिमम आप 20 निकाल सकते हो। अगर यहां पर वो 20 निकालते तो यहां आ जाता 75 और ये कंडीशन मीट हो जाती, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती, तो 20 आप निकाल सकते हो। तो 20 अगर आप डिविडेंड दोगे 500 की कैपिटल पे तो 4% का डिविडेंड का रेट आता है, तो कंपनी 4% का डिविडेंड का रेट डिक्लेयर कर सकती है। तो यहाँ पे आपका फाइनल अकाउंट का चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको प्रोसेस समझ में आई होगी, रिवाइज हुआ होगा कि हमने चीजें कैसे करी थी। एडजस्टमेंट मोर और लेस सभी सवालों में यही निकलेंगी, हमने सारी एडजस्टमेंट इसके अंदर कवर कर ली है। इस वीडियो को देखना, एडजस्टमेंट को ध्यान से समझना एंड प्रोसेस को याद करना, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना, उसके बिना आपका गुजारा नहीं है। खाली वीडियो देख लेने से सवाल नहीं होते, सवाल पेपर में आपको वीडियो नहीं चलानी, जाके पेपर में आपको खुद सॉल्व करना है, और वहां पे 3 घंटे का भी प्रेशर होगा। तो अपने आप को टाइम बाउंडेड मैनर में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।